हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डबल स्मार्ट प्रोग्रामिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज जो है आपके लिए एक मैं नई सीरीज़ लेकर आया हूं जो कि है सी लैंग्वेज के रिलेटेड। पहले हम जावा लैंग्वेज के ऊपर कर रहे थे ट्यूटोरियल्स, लेकिन आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि है सी लैंग्वेज की बेस के ऊपर। तो उसके लिए आप लोगों के पास मल्टीपल टूल्स होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस, इस तरह से टर्बो सी प्लस प्लस, इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं। लेकिन आज जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ वो है टर्बो सी प्लस प्लस। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने जो है गाइस इस तरह का एक इंटरफेस शो होने लग जाएगा। अब यहाँ से क्या है, फाइल में जाने से आपको एक न्यू क्या आप ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका क्या होगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं, कोई आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट कोई पड़ा हुआ है सेव, तो आप यहाँ से आके जो आपकी फाइल्स हैं उसको यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप ये जो साइड पर ग्रीन कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आकर आप कंपाइल कर सकते हैं प्रोग्राम को, मतलब कि आप जो प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल करते हैं, उसके एरर सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आकर आप कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है Alt+F9, और यहाँ से आकर आप रन कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F9। और इसी तरह से आप आगे मल्टीपल्स ऑप्शन है यहाँ पे इसके इंटरफेस के रिलेटेड, यहाँ से आप जूम वगैरह कर सकते हैं ये वो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम अब क्या करते हैं, यहाँ से आके अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर सिंपल इसको भी रिमूव कर देते हैं, बल्कि हम न्यू से प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं अपना। वो आगे मैंने फाइल ओपन जो की थी, वो वाली फाइल जो टर्मिनेट करने वाली रह गई थी वो ऐसे ही थी। तो अब हम क्या करते हैं, एक नया खुद से अपना क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी, हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। अब ये किसके लिए यूज़ होती है हेडर फाइल, ये इसलिए यूज़ की जाती है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट मतलब कि कंप्यूटर को हम कोई भी इनपुट देते हैं, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, ठीक है। हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो हमारी केस में आ जाएगी चीज़ इनपुट में। जैसे कि कीबोर्ड से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं कुछ, तो ये हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में। और आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट ये कोई हमें रिजल्ट नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले शो हो रहा है, तो ये हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि प्रिंटर की एग्जांपल लेते हैं हम, प्रिंटर के अंदर से जब हम कोई प्रिंट की कमांड देते हैं वो हमें आउटपुट देता है, एक हार्ड कॉपी देता है किसी भी चीज़ की जो हमने प्रिंट करना हो। तो इसी तरह से आउटपुट में आ जाती है चीज़। तो इसी तरह से अब हम सेकंड लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। उसके अंदर क्या है हमारे पास, कॉन आईओ, ठीक है। कॉन आईओ क्या होती है, हमारे पास कंसोल विंडो के ऊपर गेट कैरेक्टर्स के मेथड चलते हैं। ये वो आगे जाके जब हम इसको फर्दर लिखेंगे, इसके मेथड यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, वाइट मेन, ठीक है। और ये इसके डेलीमीटर्स यानी इसकी बॉडी होती है, और इसकी बॉडी के अंदर आगे हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं। लेट्स सपोज हम स्टार्ट पे क्या करते हैं जी, प्रिंट एफ सिंपल, और यहाँ पर आकर हम हेलो वर्ल्ड के नाम से एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड टाइप करने के बाद अगर हम ऐसे ही इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है, क्या एरर्स आ रहे हैं। उसने बोला जी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने से देखें, जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए कोई आउटपुट आती है और गायब हो जाती है, मतलब कि हमें कोई आउटपुट शो नहीं करवा रहा। जल्दी से कोई स्क्रीन आती है, ब्लिंक करती है और गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने ये जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई थी कॉन आईओ वाली, ठीक है, उसका एक मेथड जिसकी मदद से हम आउटपुट देते हैं कंसोल विंडो के ऊपर, गेट कैरेक्टर के नाम से एक मेथड है, ठीक है, गेट ch, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं कि अब की दफ़ा क्या होता है। अब ये देखें, अब देखिए हमने कितनी दफ़ा प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया था, लेकिन उसने हमें आउटपुट शो नहीं करवाई थी। लेकिन अब देखिए बैकएंड पे वो चल रहा था लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब ये देखिए कितनी दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, इतनी दफ़ा, लेकिन हमने लिखा तो सिर्फ एक दफ़ा है।
ठीक है। अब हमारे पास ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने हेलो वर्ड तो एक दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है, ये मल्टीपल टाइम क्यों हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। तो उसका भी हल ये है कि उसका हम एक और मेथड यूज़ करते हैं, वो भी ऑन आईओ के मेथड में से ही निकलता है, उसकी लाइब्रेरी में से। वो कौन सा है जी? क्लियर स्क्रीन का। ठीक है, जैसे ही हम अब इसको टाइप करके अब की दफ़ा इसको रन करते हैं, अब देखते हैं, अब ये देखिए सिर्फ एक दफ़ा ही हेलो वर्ड उसने प्रिंट करवाया, मल्टीपल टाइम उसने नहीं करवाया। ठीक है, तो ये था लाइब्रेरीज का कुछ यूज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमने आउटपुट का तो देख लिया, इनपुट का तो हमने अभी टेस्ट ही नहीं किया। ठीक है, वो हम चलते हैं आगे, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है डाटा टाइप के रिलेटेड, तो डाटा टाइप के अंदर जाके हम उसको उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको रेज करते हैं और हम चलते हैं जी अब डाटा टाइप की तरफ। अब डाटा टाइप्स क्या होती हैं? अब यहाँ पे हमारे पास मल्टी टाइप का डाटा होता है। जैसा कि अगर हम बात करें इंटीजर्स टाइप, अगर हमारे पास डाटा टाइप है तो उसमें सिर्फ हमारे पास डिजिट स्टोर हो सकते हैं, सिर्फ सिंपल। उसमें अगर हम चाह रहे हैं कि हम पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप है फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप है। अगर हम चाह रहे हैं हम कोई करैक्टर, अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर हम कोई जो है ना वो लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप 4 के नाम से हम यूज़ करते हैं। तो हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे सिंपल, अभी इंटीजर टाइप से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या इंट एक डाटा टाइप है। अब डाटा टाइप को हमने कोई आइडेंटिफायर, कोई वेरिएबल असाइन करना होता है। अब वेरिएबल हम कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल सी के नाम से भी रख सकते हैं, एफ के नाम से भी रख सकते हैं। ठीक है, जो सा मर्जी आप रख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स को एज अ डाटा टाइप आप यूज नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, अब जो हमारे पास ये इंट है ये हमारे पास डाटा टाइप है। अगर आप कहें कि हम इसको ही वेरिएबल ऐसे यूज कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इनिशियलाइजेशन करवा देते हैं कि जी हमारे पास इंट डाटा टाइप है और इंट ही वेरिएबल है और इंट को हमने 29 असाइन किया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल लेटर में हमने कुछ लिखा हुआ तो उसकी सेंस कोई और बन रही है, अगर हम कैपिटल में कुछ लिख दिया तो उसकी सेंस कोई और बन रही है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं इंट, इसको हमने अब असाइन किया 29, इनिशियलाइजेशन करवाई हुई है, अब ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी कैपिटल वर्ड यूज किए हैं, हमने केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो मैंने अभी बताया कि हमारा जो स्मॉल कैरेक्टर्स जो इसमें होते हैं उसके वर्ड कोई और बन रहे हैं। अब ये देखें, ये जो हमारे पास डाटा थी इंट, ये हमने स्मॉल लेटर में लिखे हैं और ये वाला जो है हमने कैपिटल में लिख दिया, तो ये पॉसिबल है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये क्या वाकई ठीक है, हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब हम इसको ना प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंट एफ, और अच्छा अब एक और बात, यहाँ पर हमें जब जिस टाइप का डाटा होगा हमें उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम बात करें कि हमारे पास, मैंने पहले भी बताया था, मल्टीपल्स डाटा टाइप हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर टाइप अगर डाटा हमने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। ठीक है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे आगे सिंपल इंट लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल में लिखना है हमने। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हो जाएगा प्रिंट। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है। अब देखिए 29 इसमें हमें प्रिंट करवा दिया है। अब हम इसकी जरा आउटपुट को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमारी आउटपुट कैसी आ रही है। ठीक है, अब हमने वेरिएबल की वैल्यू जो प्रिंट करवाई है वो है 29। और अगर हम यहाँ पर ऐसे करें जी, हम ये भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि जी ये भी चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, हमने यहाँ पे इंट कर दिया। अब यहाँ पर भी आकर हम दोबारा से करते हैं जी इंट। अब हम रन करते हैं और कंपाइल करते हैं। देखिए 3 एरर्स उसने मुझे शो करवाए हैं जी। आपने क्या किया जी, एक तो मैनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन, कि हमने डाटा टाइप्स को ही हमने डिक्लेयर करवा दिया, मतलब कि डाटा टाइप्स के साथ वेरिएबल को असाइन करना वो डिक्लेरेशन में आता है और वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना वो इनिशियलाइजेशन पार्ट में आता है। ठीक है, इसीलिए हम ये कर नहीं सकते। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, दोबारा से ठीक करते हैं। हम यहाँ पे सिंपल सी लिख देते हैं। सी को भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं एज अ, सिर्फ जो कीवर्ड्स है ना उसको हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जिनको हम
एज अ यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स, उनके कोई अपनी फंक्शनैलिटी है बैकएंड पे, हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल और उसके बाद करैक्टर, इसी तरह से ब्रेक, ऑटो, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं, वो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो था वेरिएबल, हम चलते हैं अब डाटा टाइप चेंज करके देखते हैं। हम आते हैं जी, अब हम बात करते हैं जी करैक्टर डाटा टाइप के ऊपर। ठीक, अगर हमने कोई करैक्टर स्टोर करवाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी ए, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है। अगर हम ऐसे ही आउटपुट में चेंजिंग किए बगैर, प्रिंट की स्टेटमेंट में चेंज किए बगैर अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर एरर तो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि काम तो हमारा ठीक है। अब ए की बैकएंड जो आस्की वैल्यू होती है जो कि इंटीजर में पड़ी हुई होती है। अब आस्की वैल्यू को आपको शायद पता हो कि हमारे पास जितने भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं उनकी बैकएंड पे कोई आस्की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इंटीजर में जैसा कि ए की वैल्यू को हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज डी यूज किया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये हमारे पास इंटीजर टाइप वैल्यू ही प्रिंट करवाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें, अब ए की जो उसने आस्की वैल्यू प्रिंट करवाई है वो है 97, तो बिल्कुल एक्यूरेट उसने हमें आस्की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अगर हम यहाँ पे ए को चेंज करते हैं, हम चाह रहे हैं कि जी हम कैपिटल ए की आस्की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि उसकी क्या है। अब हम रन करते हैं, अब देखते हैं उसकी 65 उसने प्रिंट करवाई है, तो बिल्कुल ठीक आउटपुट आई है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें आस्की वैल्यू नहीं चाहिए, हमने जो है सिर्फ एज इट ही प्रिंट करवाना जो हमने लिखा हुआ है, वेरिएबल को स्टोर करवाया हुआ है, इनिशियलाइजेशन करवाई हुई है। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी यूज करेंगे और अब रन करके देखते हैं कि अब क्या आउटपुट आ रही है। अब ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट आ गई है, उसने ए हमें प्रिंट करवा दिया। इसी तरह से गाइस और भी डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल, ठीक है, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं, एज यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इंटीजर टेस्ट करके दिखाई है, अब करैक्टर। ठीक है, अब इसी तरह से हम चलते हैं जी, डाटा टाइप का टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब आपने अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी जगह से आपको समझ ना लगी हो, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछे, मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर करूंगा, पूरा रिप्लाई करूंगा कि आप ऐसे कर लें। मुझसे जितना हो सका तो मैं आपसे उस कंट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है। अच्छा, अब अगर हम बात करें जी, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी हमने सी लैंग्वेज। ठीक है, ओके, अब हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आकर हमने क्या किया जी, हमने लिख दिया जावा लैंग्वेज। अच्छा, अब हमारा जो फ्लो चल रहा होता है ना सी लैंग्वेज में, अब किसी भी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो हमारा फ्लो चल रहा होता है वो हमारा फ्लो चल रहा होता है टॉप टू बॉटम, मतलब वो ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे आ रहा होता है। अब जैसे पहली लाइन कौन सी आ रही है, सी लैंग्वेज वाली, तो डेफिनेटली वो पहले सी लैंग्वेज को प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद जावा लैंग्वेज वाली लाइन आ रही है तो वो फिर उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम चाह रहे हैं जी नहीं, हम अपनी मर्जी से इनका फ्लो सेट करें, हम चाहेंगे जी जावा लैंग्वेज पहले आए, सी लैंग्वेज बाद में प्रिंट हो, तो वो कैसे किया जाएगा। पहले हम ऐसे करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है, हम इसका कंट्रोल जरा नेक्स्ट लाइन पे पहले ही शिफ्ट कर लेते हैं ताकि \n के साथ हम इसका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे, ताकि हमें अलग-अलग लाइन पे दोनों जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है वो शो हो। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो सी लैंग्वेज पहले आ रहा है और जावा लैंग्वेज बाद में आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं, हम चाह रहे हैं अपनी मर्जी से हम कोई आउटपुट सेट करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं। इस तरह से हम टेस्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट आ। ठीक है, अच्छा जी, अब इफ एल्स स्टेटमेंट भी वो उसकी भी अपनी कोई डेलीमीटर, उसकी कोई बॉडी होती है अपनी, जिसके अंदर हमने उसका लिखना होता है स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर जो इसकी ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने इसके अंदर कोई कंडीशन सेट करनी होती है। अब कंडीशन कैसे सेट करें, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं जी,
हम एक वेरिएबल लेते हैं बाहर, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, इंट हमारे पास एक डाटा टाइप है, उसको हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं ए और उसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 0, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं जी, हम चाह रहे हैं जी ए इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं जी ए हमारा ना वो बिल्कुल इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर आकर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर आगे हम उसके अंदर क्या करते हैं जी, सी लैंग्वेज। अच्छा जी, हमने यहाँ पे दे दिया सी लैंग्वेज की कमांड दे दिया। अब हम इसका एल्स पार्ट लिखते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट में हम आकर क्या करते हैं जी, इसकी बॉडी से बाहर आके हमें लिखना होता है एल्स पार्ट, ठीक है। अब इसकी भी कोई ना कोई अपनी बॉडी होगी, कोई अपनी स्टेटमेंट्स होंगी। एल्स पार्ट में आके हम चेक कर रहे हैं जी, हमारे पास रिजल्ट, हम यहाँ पे कह रहे हैं जी प्रिंट एफ। यहाँ पर आके हम कह रहे हैं जी जावा लैंग्वेज, आप जावा प्रिंट करवा दो। ठीक, अच्छा जी, अब क्या होगा, ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स की सिचुएशन हो गई है। अब इफ जो पार्ट हमारा होता है वो होता है ट्रू पार्ट। अब एल्स पार्ट वो होता है हमारे पास फॉल्स पार्ट, कि अगर तो इफ पार्ट ट्रू हो जाएगा, मतलब कि इफ वाली जो कंडीशन हमने लगाई हुई है इफ ए इक्वल टू 0, अगर तो ये ट्रू होती है तो सी लैंग्वेज प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद हमने अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो फिर तो डेफिनेटली वो गलत होगी, तो एल्स पार्ट चलेगा, फॉल्स कंडीशन चलेगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होती है जो हमने कंट्रोल किया खुद से प्रोग्राम के फ्लो को। स्टेटमेंट तो हमने दोनों लिखी हुई है प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज जावा लैंग्वेज, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इनमें से कोई हम जो चाह रहे हैं वो वाली प्रिंट हो सिर्फ। अब प्रोग्राम को हमने रन किया तो ये देखिए सिर्फ सी लैंग्वेज प्रिंट करवा रहा है, जावा को उसने नहीं प्रिंट करवाया। वो क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें, हम ए की वैल्यू चेंज करते हैं, ए की वैल्यू हम 5 कर देते हैं। अब हम रन करके देखते हैं कि अब हमारा इफ वाला जो ब्लॉक है वो ट्रू होता है कि नहीं होता। हमने क्या किया, इसको रन कर दिया और क्या हुआ, जावा लैंग्वेज प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब ये देखिए सी लैंग्वेज उसने प्रिंट नहीं करवाया। इसी तरह से हम जो हमारे प्रोग्राम के फ्लोज हैं उनको कंट्रोल करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट वाला पार्ट है वो भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी, अब हम चलते हैं अपना एक और मजे का टॉपिक कवर करते हैं, हम लूप्स की तरफ चलते हैं। अब लूप क्या चीज़ है, तो गाइस अगर हम बात करें कि हमने काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 100 तक, ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, एक हमारे पास वे तो ये है ना, सीधा सीधा जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, प्रिंट एफ। हम कहते हैं जी प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिख दो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर वो एज इट प्रिंट हो जाता है। अगर हम बात करें जी प्रिंट एफ हमने यूज़ किया तो इसी तरह से आगे हम एक और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लेते हैं, इसके अंदर 2 लिखते हैं, फिर एक और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आगे हम क्या करते हैं जी 3 लिख देते हैं। अब अगर हम बात करें गाइस कि इतना टाइम हम इस पे वेस्ट कर रहे हैं कि हम इतनी ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे प्रिंट एफ की हम 100 टाइम काउंटिंग लिखने के लिए, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्यों ना अपना टाइम वेस्ट करें, हमारे पास एक मज़े की चीज़ है लूप्स, हम लूप को यूज़ करते हैं और अपना टाइम बचा देते हैं। अच्छा जी, अब लूप की बात करें तो लूप क्या होता है, आइट्रेशन होती है कि स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाने के लिए हम जो है ना लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, लूप्स भी हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करें मतलब डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है और इसी तरह से वाइल लूप होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक मज़े का एक आसान सा जो लूप है वो यूज़ करता हूँ आपके साथ, फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट होता है जी इनिशियलाइजेशन का, डिक्लेरेशन का। अब हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप यूज कर रहे हैं और डाटा टाइप के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं जी, हम रख लेते हैं आई, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं जी, इसको हमने क्या किया, कोई वेरिएबल असाइन कर दिया। अब वेरिएबल असाइन करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं जी काउंटिंग, हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से, उसके बाद या 1 से करनी है, आप 1 लिखते हैं। उसके बाद हम चाह रहे हैं जी 100 टाइम प्रिंट हो। हम क्या करते हैं, एक कंडीशन सेट करते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक चलना है, 100 से ऊपर नहीं जाना, मतलब 100 से लेसर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगा देते हैं जी आई प्लस प्लस। अब ये आई प्लस प्लस क्या है, अगर हम बात करें गाइस कि आई प्लस प्लस की, यहाँ पे हम नीचे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 1,
ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को हमने इसकी वैल्यू को करना है 2। वो कैसे करेंगे, एक वे तो हमारे पास ये हम a प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो ये a प्लस प्लस होने के बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक और वे भी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब भी क्या है, इसकी वैल्यू भी इस टाइम 2 ही हो रही है कि a के अंदर हम a का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी लूप के अंदर, ठीक है। अब हम लूप की बात करें तो समझ लें हमने काउंटिंग लिख लिया, कुछ भी नहीं किया, हमने काउंटिंग लिख लिया, सिर्फ हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है, तो हमारी काउंटिंग प्रिंट करवा लेनी है। हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दी। अब इसके अंदर आके हमने, क्योंकि इंटीजर टाइप है हमारी काउंटिंग, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। अगर तो पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, कौन सा, परसेंटेज एफ। तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज डी यूज होगा, हमने क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करवा लेनी है, परसेंटेज डी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। परसेंटेज डी हमने यूज किया और उसके बाद हम आकर क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर आई को हम यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे दे देते हैं जी, आपने आई की वैल्यूज को आती जाएंगी, प्रिंट करवाते जाना है। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 1। अब उसने चेक करना है कि आई लेसर देन 100, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जो हमारे पास 1 है वो स्मॉलर है, 100 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। अब वो क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा और यहाँ पर आके आई की वैल्यू को 1 प्रिंट करवा देगा। अब क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, लूप अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, लूप तभी टर्मिनेट होगा जब हमारे पास आई जो है ना कंडीशन फॉल होगी। कंडीशन जब तक ट्रू होती जाएगी हमारा लूप आइटरेट होता जाएगा। अब ये देखें हमने 1 प्रिंट करवा लिया। अब i प्लस प्लस होने के बाद क्या हुआ, i की वैल्यू क्या होगी 2। अब उसने चेक किया कि 2 लेसर देन 100 है जी, कंडीशन ट्रू है। अब वो आ जाएगा, उसने क्या किया, आगे ट्रू यहाँ पे कंडीशन प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर ट्रू को प्रिंट करवा दिया। अब फिर से आइटरेट होना है लूप, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस प्लस होने के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो इसी तरह से आकर क्या होगा, इसने आकर यहाँ पे प्रिंट हो जाना है। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा जो हमारी कंडीशन जब यहाँ पर पहुंच जाएगी ना, 100 तक पहुंच जाएगी। अब देखिए 100 लेसर देन 100, ये कंडीशन आकर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी जो आउटपुट है कंसोल विंडो के ऊपर वो शो हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, हमने लूप को डिस्कस किया, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट वो ठीक भी आ रही है कि नहीं। हमने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी इसने काउंटिंग प्रिंट करवा दिया, लेकिन लास्ट पे देखें गाइस उसने 99 प्रिंट करवाया, 100 नहीं प्रिंट करवाया। लेकिन अब ये क्यों, हमने तो 100 तक प्रिंट करवाना था। अब उसके लिए क्या करना है जी, अब यहाँ पे देखें हमारी कंडीशन ही ऐसी सेट हुई है कि आपने 100 से लेसर जाना है, 100 के इक्वल नहीं आना। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा देते हैं कि यार तुम 100 तक भी रहो और 100 से लेसर भी जाओ, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अब कंडीशन हमारी कब फॉल्स होगी, जब हमारा लूप आइटरेट होने के बाद 101 पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर आकर कंडीशन चेक करेगा कि यार ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब ये देखो कंडीशन फॉल्स हो गई है, 101 लेसर देन 100 नहीं है, ये ग्रेटर है और अब की दफा हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखिए 100 भी उसने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो ये था एक मजे का लूप का टॉपिक। अब हम लूप को प्रैक्टिस करते हैं एक और तरीके से। हम चाह रहे हैं कि हम अपने जो टेबल्स होते हैं ना वो प्रिंट करवाते हैं, जो हम काउंटिंग जो हम छोटी क्लासेस में करते रहे हैं, 2 का टेबल हो गया, 5 का टेबल हो गया, 10 का टेबल। हम चाह रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग में आके कोडिंग के थ्रू उसको प्रिंट करवाते हैं कि वो कैसे किया जाएगा। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम मोस्टली टेबल कहाँ तक प्रिंट करवाते हैं, 10 तक। तो आपकी मर्जी, आप 100 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं टेबल, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम 10 तक टेबल को प्रिंट करवाते हैं, तो वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी तो हमने यूज करना ही करना है, क्योंकि हमने टेबल जो होते हैं वो इंटीजर्स ही में होते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में तो होते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में चाह रहे हैं कि हम 5 का टेबल लिखना चाह रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पर आकर 5 लिखें, ठीक है। क्योंकि हम जैसे उसका सिंटैक्स होता है टेबल का 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, उसी तरह से ही हम लिखते हैं ताकि हमें अच्छा मजेदार टेबल नजर आए, अच्छी सी आउटपुट हमें लेआउट नजर आए। तो 5 हमने लिखा, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम एक मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं
और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, फॉर्मेट स्पेसिफाई, यहाँ पर आई आता जाएगा, मतलब कि 1 2 3 इंक्रीमेंट होने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं जी। इक्वल टू का साइन लगाते हैं। यहाँ पर एक और हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। अब फॉर्मेट स्पेसिफाई हमने यहाँ पे डी यूज किया, ठीक है। अब ये किसके लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए। उससे पहले हम यहाँ पे एक और बैक स्लैश हम यूज कर लेते हैं एस्केप सीक्वेंस, ताकि हमारी लाइन बाय लाइन आउटपुट शो हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, आई तो एज इट, अब ये वाला जो आई है ना, अब ये वाला आई कहाँ पे चल रहा है, ये वाले फॉर्मेट स्पेसिफाई डी के लिए, मतलब ये 1 2 3 4 ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमें लेआउट दिखाने के लिए चल रहा होगा। 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4, लेकिन एक्चुअल पे एंड पे आकर जो हमने मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लेना है, वहां पर आके हम क्या करेंगे कि आई को मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर करते जाएंगे, किसके साथ, 5 के साथ। अब ये 5 के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको रन करके कि हमारा प्रोग्राम ठीक भी चल रहा है कि नहीं। देखें, अब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया तो देखें हमारी आउटपुट कितनी अच्छी, एक मजेदार आउटपुट आई है, बड़ी अच्छी लेआउट लग रही है। जैसे हमने पूरा इसको टेबल, जैसे हम नोट पर हम लिखते थे ना अपने रजिस्टर्स वगैरह पे, सेम वैसे ही यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अगर हम चाहे कि हम अब चेक करते हैं जी, एक टॉपिक हमारा और रहता था जो कि था हमारा यूजर से इनपुट लेने वाला, वो था स्कैन एफ वाला टॉपिक। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी का कोई सा भी टेबल प्रिंट करवाएं, यूजर से पूछें, यूजर के जी आप 10 के टेबल लिख दो, तो सिर्फ वो 10 प्रेस करे तो 10 का टेबल प्रिंट हो जाए। अगर यूजर के 20 का टेबल लिखना है तो सिर्फ जस्ट 20 लिखे तो 20 का टेबल प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले हम यूजर से पूछते हैं जी, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देते हैं और यहाँ पर आकर यूजर से पूछते हैं प्लीज एंटर नंबर, या टेबल कर देते हैं, ठीक है। अब हम पूछते हैं जी प्लीज एंटर टेबल नंबर। अब यूजर क्या करेगा, यूजर से रन टाइम पे पूछा जाएगा जी टेबल का नंबर बताएं और हम आपको आउटपुट दिखाएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, हम यूज करते हैं जी, हमारे पास क्योंकि टेबल हमने प्रिंट करवाना है, यूजर से पूछते हैं तो इंटीजर टाइप ही लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं लेनी। हम इंटीजर डाटा टाइप को यूज करते हुए कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, आइडेंटिफायर इसको देते हैं जी। अब आइडेंटिफायर हमने क्या सेट करना है यहाँ पे, हम चलो टेबल के नाम से ही हम ले लेते हैं जी, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें टेबल की वैल्यू आ रही है। अब टेबल को हम फिलहाल इनिशियलाइजेशन नहीं करवा रहे क्योंकि हमने वो यूजर से पूछना है। अब यूजर से हम कैसे पूछते हैं जी, अब यूजर से हम ऐसे पूछ रहे हैं स्कैन एफ। अब स्कैन एफ भी हमारे पास यूजर से इनपुट लेने वाला मेथड है, वो किसकी लाइब्रेरी से चलता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। स्कैन एफ का फंक्शन हमने लिया और यहाँ पर आगे हम सिंपल, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि जिस टाइप का डाटा होगा उसी टाइप का हम फॉर्मेट यूज करेंगे। अब यहाँ पर आगे हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज कर देते हैं %d, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप डाटा लेना है। और हम यहाँ पर आगे कॉमा लगा के एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं जी यहाँ पर, और साथ में हम यहाँ पे टेबल लिख देते हैं कि जी टेबल के अंदर आपने वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ वो यूजर से वैल्यू ले रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसने वैल्यू तो ले ली, अब हम चाह रहे हैं कि जो हम टेबल कह रहे हैं सिर्फ वही प्रिंट करवाया जाए। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा हुआ था, ठीक है, वहां पर आगे हम टेबल को ही लिख देते हैं, क्योंकि टेबल में जो वैल्यू आएगी वही एज इट यहाँ पर आकर सेट हो जाएगी, हमें खुद से लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो टेबल में आती जाएगी वैल्यू यहाँ पर आकर सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर भी आकर सिंपल हमने जहाँ पर लिखा हुआ है ना 5, यहाँ पर भी आकर हमने सिंपल टेबल ही लिखना है, ताकि जो जो वैल्यू आती जाएगी वो प्रिंट करवाता जाए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आकर हम क्या करते हैं जी, हम टेबल की जगह एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक अच्छी सी आउटपुट नजर आए, ठीक है। क्योंकि अगर हम वहाँ पे टेबल लिखते तो उसने सिर्फ टेबल मल्टीप्लाई 1 टेबल मल्टीप्लाई 2 कर देना था, वैल्यू उसकी प्रिंट नहीं करवानी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम एक और, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले टेबल और उसके बाद इंक्रीमेंट होने वाली आई की वैल्यू, मतलब 1 2 3 4, और एंड पे जो उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है टेबल के साथ और वो आती है। अब हम इसको रन करते हैं जी, अब हमारी आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा जी बताएं हम क्या आउटपुट लिखें, हम कह रहे हैं जी हमें 9 का टेबल आप प्रिंट करवा दो। अब ये देखो उसने हमें 9 का टेबल पूरा कहाँ तक प्रिंट करवा दिया, 90 तक, ठीक है।
अब हम चाह रहे हैं हम कोई और टेस्ट करते हैं, उससे पहले मैं एक और काम कर दूँ जी। यहाँ पर मैं ये चीज़ यूज़ कर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी 10 का टेबल आप प्रिंट करवाओ, उसने 10 का टेबल प्रिंट करवा दिया, मतलब कि जो सा टेबल हम उसको कहेंगे वो फौरन से हमें वो वाला टेबल प्रिंट करवा देगा। हम कह रहे हैं जी 20 का टेबल प्रिंट करवाओ, उसने 20 का टेबल प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि जी हमने 10 तक नहीं प्रिंट करवाना टेबल, हमें आप ऐसा करो जी 20 तक प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है, हमने यहाँ पे आगे सिंपल 20 सेट करना है और प्रोग्राम को रन करना है। आप देखें अब वो पूछ रहे थे कौन सा टेबल, हम चाह रहे हैं 4 का टेबल आप प्रिंट करो, उसने देखे 20 तक 4 का टेबल प्रिंट करवा दिया। तो देखिए कितना आसान काम हम यूज करते हुए लूप्स को हम मतलब कि अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था लूप का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं जी, लूप का टॉपिक हमने कवर किया, टेबल को हमने यूज किया, उसके पहले हमने जो हमारी काउंटिंग थी वो वाला हमने यूज किया। अब हम चलते हैं कोई एक नए और टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखते हैं जी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं जी फंक्शंस की तरफ, ठीक है। अब हम कोई फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर आपको पता चल जाए, और मैं बता दूं आपको कि फंक्शन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो फंक्शन की वजह से देखिए, अब ये जो मेथड है मतलब कि जो हमने लिखा हुआ है void main, ये भी एक मेथड है, ठीक है। ये खुद मतलब कि जो एक मेन मेथड है, हम मेन मेथड में रहते हुए मल्टीपल मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब मेथड को यूज़ करने का फ़ायदा क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक मेथड बनाते हैं। अब जो मेथड होता है वो क्या करते हैं, मेन मेथड से बाहर जाकर लिखा जाता है, ठीक है, मेन मेथड से बाहर जाके। अब हम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं जी, void, और हम क्या कर रहे हैं जी, हम ऐसे करते हैं कि सम का जो होता है ना, सम का मेथड बनाते हैं, मतलब कि टोटल करना 2 या 3 वैल्यूज को हम यहाँ पर लिखते हैं जी सम, ठीक है। और इसकी भी अपनी एक बॉडी होगी, इसकी ब्रैकेट भी हमने लगा दी। और यहाँ पर आगे हम क्या कर रहे हैं जी, हम यहाँ पर उसकी इंट हम ले लिया जी a, और उसके बाद इंट b, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी इंट c, ठीक है। अब यहाँ पर आकर हम 3 यहाँ पे डाटा टाइप और उनके साथ उनके वेरिएबल्स ले लिए। अब यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं जी, इंट हम यहाँ पे ले लेते हैं जी टोटल, टोटल करते हैं हम यहाँ सम के नाम से कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं, टोटल ही कर लेते हैं। टोटल करना है a प्लस बी प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे गाइस कि ये काम तो हम मेन मेथड के अंदर भी रह के कर सकते हैं, टोटल ही तो करना है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि मेथड फंक्शन अलग से बनाने का उसका फायदा क्या होता है, ठीक है। अब हम जो इसका रिजल्ट है ना वो प्रिंट करवा लेते हैं जी। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर भी हमारे पास इंटीजर टाइप रिजल्ट आना तो हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी ही यूज करेंगे। तो हम उससे पहले क्या करते हैं, इसकी आउटपुट को जरा अच्छा सा करते हैं, द टोटल सम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, और इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन पर कर लेते हैं, ताकि हमारी जो आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो हमें एक अच्छी सी लेआउट में। अच्छा जी, उसके बाद अब गाइस ये देखिए हमने यहाँ पर void लिखा हुआ है, यहाँ पे void। अब void जो हमारे पास होती है ना, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये एम्प्टी होती है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अब इस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं बाद में कि अगर हम यहाँ पे void नहीं लिखते, हम यहाँ पे int लिखते हैं तो फिर क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम void को ही अभी टेस्ट करते हैं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने मेथड लिखा, उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई है। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पे ये देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि हमने फंक्शन को यूज ही नहीं किया, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन यूज नहीं किया, ठीक है। हमने फंक्शन लिखा है लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं कर रहे हम उसको, ठीक है। वो कैसे होगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन को कॉल करने के बाद हम यहाँ पर आकर इसको यूज करते हैं, फिर हमें आउटपुट शो होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर वेरिएबल लेते हैं इंट a और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 20, ठीक है। एक और हम करते हैं जी इंट b इक्वल टू 30, और उसके बाद हम क्या करते हैं इंट c इक्वल टू 40। हमने 3 वैल्यूज ले ली,
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जी हम फंक्शन को कॉल करने लगे हैं, मेथड जो हमने बनाया उसको कॉल करने लगे। अब मेथड का नाम क्या था, सम। हमने अगर सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आकर सम लिखना है और यहाँ पर आके ये वैल्यूज उसको वेरिएबल लिख देने हैं, ए बी एंड सी। ये क्या किया हमने, फंक्शन को मेथड को कॉल किया। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना होता है, उससे पहले आगे हमने यहाँ पर उसकी प्रोटोटाइप मतलब के बना देनी होती है। ऊपर के हम मेथड को कॉल करने लगे हैं, ठीक है। वहां पर आकर हम क्या करते हैं, इंट सम, ठीक है। इससे इसको पता चल जाएगा कि जी हम मेथड को यहाँ पे प्रोटोटाइप उसका लिख रहे हैं कि हम ये मेथड इसका यूज करें, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आकर भी सिंपल इंट ए और उसके बाद इंट बी एंड इंट सी ये लिख देते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं जी, हमारी आउटपुट आती है कि नहीं। प्रोग्राम को हमने रन किया, अब ये देखो उसने क्या कहा कि टोटल सम इक्वल टू 90। अब उसने बिल्कुल एक्यूरेट हमें आउटपुट दी है, ठीक है। अब मैंने बात की थी, हमने फंक्शन लिखा, ये तो मेन मेथड के अंदर भी रह के कर सकते हैं, ठीक है, मेन मेथड के अंदर रहते हुए। लेकिन हमने फिर अलग से फंक्शन क्यों लिखा, ठीक है। अब अगर हम बात करें गाइस, ठीक है, तो वो ये है कि हम एक दफा सिर्फ मेथड लिखते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं, हमें बार बार से फंक्शनैलिटी नहीं लिखनी पड़ती। अगर हम चाह रहे हैं हमने 20, 30 और 40 को तो सम कर लिया, हम चाह रहे हैं हमने कोई और टोटल करना है, तो हम क्या फिर से उसके लिए सारा लॉजिक लिखेंगे कि हम टोटल लिखें, वेरिएबल बनाए a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमें दोबारा से हमें प्रोग्रामिंग का पार्ट लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमने, अब ये देखें मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक और रिजल्ट चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे सिंपल वेरिएबल भी क्रिएट किए बगैर, ठीक है, वेरिएबल्स भी नहीं यूज करता, सिंपल मैं आगे कहता हूँ कि मुझे 100, क्योंकि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है, मुझे 200 और 300 का सम दे दो, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, एक और उसी फंक्शन को मैंने कॉल किया, लेकिन इस दफा क्या है, मेरी वैल्यूज चेंज है, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब ये देखें उसने मुझे दोनों रिजल्ट करवाए, पहले 90 प्रिंट करवाया, अब 600 प्रिंट करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा टाइम सेव हुआ, मुझे दोबारा से एक पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा कि मैं टोटल करना हो, सम का पूरा कोड लिखूं। अब इसी तरह से मैं एक और यूज कर लेता हूँ कि जी मुझे एक और रिजल्ट दो, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 20 एंड 7 एंड 1 का मुझे टोटल करके दो। अब मैं फिर से प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से ये देखें रन कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट दे दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा टाइम भी बचा, ठीक है, और मुझे प्रोग्रामिंग जो कोड करना था वो भी बच गया मुझे लिखने से। सिर्फ एक दफा मैंने फंक्शन लिखा और उसको बार बार कॉल करता जा रहा हूँ, बार बार कॉल करता जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यूज को चेंज करने के बाद। तो ये बेसिकली गाइस हमारे पास जो होता है ना फंक्शन का, ये बेनिफिट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जी हमने फंक्शन के टॉपिक को भी कवर कर लिया, अब हम लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक करते हैं कवर, हम चलते हैं जी प्रीसिडेंस। अब प्रीसिडेंस क्या है, ठीक है, हमने यहाँ पे चले इसको हम प्रीसिडेंस वाला जो टॉपिक है ना, हम फंक्शन में यूज नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं जी मेन मेथड के अंदर ही आकर उसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लास्ट पर आकर यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, अब प्रीसिडेंस क्या होती है, प्रीसिडेंस लेट्स सपोज ये देखें हमारे पास इंट हम यहाँ पे कर रहे हैं जी, हम रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जी कह रहे हैं 10 को डिवाइड करना है आपने 20 पे, ठीक है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 45 पे, उसके बाद आपने प्लस करना है 30 पे, और लास्ट पे आप आके माइनस कर दो 10 पे, ठीक है। अब इसमें आ गया हमारा प्रीसिडेंस वाला कॉन्सेप्ट। अब प्रीसिडेंस क्या होती है गाइस, मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं ना, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का, प्लस और सब्ट्रैक्ट का। अब अगर हम बात करें कि अगर कुछ सोच रहे होंगे हम आसानी के लिए क्या करें, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं जी 30 में से -10 करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20, और उसको हम प्लस कर लेते हैं 45 के साथ, ठीक है। तो 45 के साथ प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास, क्या रिजल्ट आता है 45 के अंदर प्लस करने से 65। अब 65, ठीक है, तो अब 65 करने के बाद हम क्या कर रहे हैं जी, 65 को हम ऐसे करते हैं,
बल्कि उससे पहले हम अपनी मर्जी से क्या कर लेते हैं जी, 10 को 20 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और इन दोनों को आपस में प्लस करके 75 हम रिजल्ट ले आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये हम बिल्कुल गलत करते हैं, ऐसा नहीं होता। अब प्रेसिडेंस का मैं आपको बताता हूँ। प्रेसिडेंस हमने क्या करनी है, लेफ्ट साइड जो होती है ना हमारी, लेफ्ट साइड से हमने कंपेयर करते आना है। अब ये देखें, हमने लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हुए चेक करना है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन आ रहा है। अगर तो गाइस आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड का आ जाए तो आप उन दोनों को कर दें आपस में। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि हमारे पास पहले डिवाइड का आ रहा है तो आप 10 को 20 पे डिवाइड कर दें, आंखें बंद करके कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई की और डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से और माइनस से ज्यादा होती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस आपस में इक्वल होती है। अगर तो लेफ्ट साइड से पहले डिवाइड आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर दो। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड पे मतलब कि अगर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर होता पहले मैं बात करूं कि जी 10 को आप पहले माइनस कर रहे हैं जी 20 पे, तो आपने ये काम नहीं करना कि लेफ्ट साइड से पहले 10 में से -20 कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से कंपेयर करते आना है 20। अब देखें, सबसे पहले सबसे बड़ा प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे बड़ी मतलब कि मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस है वो प्लस और माइनस से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन को। अब देखिए 20 और मल्टीप्लाई 20 45, और इन दोनों को आपस में आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद आप जो प्लस है ना और माइनस की, इन दोनों को आपस में आप कर सकते हैं। अब इन दोनों की आपस में एक जैसी होती है प्रेसिडेंस। ठीक है, लेकिन अगर आप एक और यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं कि अगर तो यहाँ पर आ रही है जी ब्रैकेट, अब अगर ब्रैकेट आ गई है, अब आप सोच रहे होंगे कि जी आप कह रहे हैं कि सर ने बताया कि प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लाई की और डिवाइड की ज्यादा, तो हमने सबसे पहले उसी को ही सॉल्व करना है। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रैकेट आ जाती है ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई से भी, डिवाइड से भी और प्लस से भी। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 10 इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे 30 के साथ, फिर हम माइनस कर सकते हैं 10 के साथ। ठीक है, अब मैं इनको जो है ना आपस में प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आने वाली है। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पर आके प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पर आके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर सिंपल हम लिख देते हैं यहाँ पे रिजल्ट, और उससे पहले आकर हम क्या करते हैं, द वैल्यू नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं रिजल्ट द टोटल रिजल्ट। ठीक है, अब देखते हैं जी अब क्या आउटपुट आने वाली है हमारे पास। उससे पहले हम इसको नेक्स्ट लाइन पर करने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं जी \n। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं जी क्या आउटपुट आने वाली है। अब ये देखिए, उसने हमें -430 जो हमारी एक्चुअल आ रही थी, उसने हमें वो आउटपुट शो करवा दी। ठीक है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे 10 में से जब उसने सबसे पहले माइनस किया 20 को, तो 20 के साथ माइनस है, बड़ी वैल्यू है, मतलब कि उसके साथ माइनस है, और उसके बाद वो फिर 45 के साथ माइनस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसी तरह से उसने हमें टोटल रिजल्ट दिया। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूँ। मैंने बात की थी गाइस आपके साथ के जी हमने यहाँ पे यूज़ किया था वाइड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, वाइड। अगर हम यहाँ पे इंट यूज़ करते हैं जी, अगर तो हम यहाँ पे इंट यूज़ करते हैं तो ऊपर भी आके जहाँ पे हमने प्रोटोटाइप इसकी बनाई हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे भी आके हम इंट करते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अब क्या आउटपुट आने वाली है। ठीक है, ठीक है, अब उसने क्या किया, हमें ये जो था हमने उसने टोटल सम जो उसने था वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि यार आप ये लाइन यहाँ पे प्रिंट ना करवाओ, ठीक है, और उसने ये देखें कुछ भी मुझे प्रिंट नहीं करवाया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ रिटर्न करवाऊँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके चाह रहा हूँ कि आप ऐसा करो, रिटर्न स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप आके यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि टोटल को रिटर्न कर दो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये देखें टोटल के नाम से जो रिजल्ट है, बेसिकली टोटल में ही मेरा सारा रिजल्ट सेव है ना। तो जैसे ही मैं रिटर्न करवा रहा हूँ टोटल को,
तो जहां जहां गाइस मैंने मेथड कॉल किया होगा ये वहां पर टोटल का रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है। लेकिन इस मेथड के अंदर मैं चाह रहा हूँ प्रिंट ना हो, मेन मेथड के अंदर ही आके जहाँ पर मुझे जरूरत है उसकी कैलकुलेशन की, मैं चाह रहा हूँ कि वहां पर आके मुझे प्रिंट करवाओ। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार आप ऐसा करो कि जी जहां जहां पे मैंने मेथड कॉल किया, लेट्स सपोज यहाँ पर आके मैंने मेथड कॉल किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके कह रहा हूँ जी मुझे जी टोटल के नाम से जो है ना मुझे या टोटल कोई सा भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं डाटा टाइप के साथ, आप जी सी यूज कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि सी के अंदर जो है ना हमारा रिजल्ट पड़ा हुआ है। अब इसी तरह से इसका भी हमने मेथड कॉल किया हुआ था, यहाँ इसको रहने से हम एक को ही चेक कर लेते हैं, एक ही मेथड कॉल करने से ना कि रिटर्न करने से होता क्या है, ठीक है। अब हम इसको भी रेज कर सकते हैं। अब सिर्फ हमने एक दफा मेथड कॉल किया है, ठीक है। हम प्रिंट स्टेटमेंट में जाते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया और उसके अंदर जाके हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %d और उसके साथ हम आके यहाँ पे सेमी कॉमा लगा के हम सी यूज करेंगे। सी के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, रिजल्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं जी, ये टोटल, अब जो हमारा सम है ना वो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर आके हमें रिटर्न करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। उससे पहले हम यहाँ पर आके अपना ये इसके जो होता है एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, वो यूज करके हम उसको प्रोग्राम को रन करते हैं कि क्या आउटपुट आने वाली है, ठीक है। अब एक एरर आ रहा है जी, एरर क्या आ रहा है, एरर उसने मुझे कहा है कि जी आपने जो सी है वेरिएबल ऑलरेडी यूज किया हुआ है, देखो ऊपर भी मैंने यूज किया हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे कोई यूनिक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ कि जी मैं कह रहा हूँ कि जी आप के ले लो, क्योंकि के मैंने कहीं पे भी यूज नहीं किया। अब हम इसको यहाँ पर भी आकर चेंज करते हैं जी, यहाँ पर आकर मैंने के, क्योंकि के में हमारा रिजल्ट स्टोर हो गया। अब ये देखिए गाइस टोटल सम इक्वल टू 600 उसने। अब ये देखिए यहाँ जो नीचे वाली लाइन थी जहाँ पर आगे से मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। अब अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ तो प्रिंट करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली जो लाइन है ना मैं रिटर्न के बाद आके लिखता हूँ, मतलब कि ये वाली लाइन यहाँ से मैं रेस करने के बाद, ठीक है, इसको मतलब कि मैंने कमेंट किया हुआ था ना, अगर यहाँ पर आके मैंने रिटर्न कर दिया टोटल को, तो अब ये यहाँ पर आके जो है ना मुझे ये इसकी अप्रोच जो है ना खत्म हो गया रिजल्ट की। अब यहाँ पर आके मुझे रिजल्ट प्रिंट नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से उसका कंट्रोल जो है ना मेन मेथड के अंदर डिलीवर कर दिया है, ठीक है। अब वो ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट को नहीं अप्रोच कर रहा, ठीक है। यहाँ से आके सिंपल वो जो है हमारा रिजल्ट वो रिटर्न करवा रहा है मेन मेथड के अंदर। तो ये था बेसिकली हमारा जो था ना मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये था कि हमने यहाँ पे पहले वॉइड लिखा हुआ था, अगर हम यहाँ पे दोबारा से वॉइड करते हैं तो वो हमें एरर शो करवा देगा कि आप वॉइड का मेथड यूज कर रहे हैं, तो आप कुछ भी जो है ना वो रिटर्न का मेथड जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। ऊपर भी हमने उसकी जो प्रोटोटाइप थी वहाँ पर भी हमने चेंजिंग नहीं की, तो इसलिए उसने एरर हमें शो करवा दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना सिंपल अभी हम इंट ही रहने देते हैं। तो ये था बेसिकली जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास अगर हम कोई रिटर्निंग टाइप वैल्यू यूज करते हैं, जैसे इंट की कोई रिटर्न टाइप है वो होती है हमारे पास इंटीजर, अगर यहाँ पे फ्लोट लिखते तो उसने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करनी थी, अगर हम करैक्टर लिखते तो उसने कोई करैक्टर वैल्यू हुई हमारे वहाँ पर रिटर्न करवानी थी, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करता है, जो हमारे फंक्शन होते हैं मेथड होते हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लिखने का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम उसे रिटर्न भी करवा सकते हैं रिजल्ट जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार हमें कोड भी लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें कोड भी दोबारा से ज़्यादा से नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये था मेरा आज का जो आपके साथ कुछ वर्कशॉप का जो मैंने सोचा हुआ था आपके साथ मैं ट्यूटोरियल शेयर करूँगा। तो अगर फिर भी गाइस कोई चीज़ रह गई हो, ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लेना है, तो मैं आपको उसका प्रॉपर जो है ना आंसर करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी नई एक वीडियो के साथ, ठीक है। तो लास्ट पे ये मैं कहता चलूँ कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ कंप्यूटर लैंग्वेज के हवाले से वो आप लोगों तक डायरेक्टली पहुँच सके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।